नमस्ते। तो आज पैन की कहानी के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैन बहुत भुलक्कड़ था। तो जो पैन है वो बहुत ही भुलक्कड़ था। माँ ने उसे नानी के घर भेजा और कहा वहां पर सब कुछ सीख कर आना, खाना और गाना। तो पैन पहुंचा नानी के घर। कुछ भूल ना जाऊं ये था उसको डर। उसने और नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उसने एक स्वादिष्ट चीज बनाई और पैन को बहुत प्यार से खिलाई। नानी से पूछा, क्या है इसका नाम? ये तो बड़ी खास चीज है, नहीं है आम। तो आपको याद है ना कि पैन सब कुछ भूल जाता था, तो उसको फिर वो चीज बड़ी मुश्किल से ही याद दिलाता था अपने आप को। तो अक्षरों को आता था उसको ज्ञान, लेकिन मात्राओं पर कभी नहीं देता था ध्यान। तो नानी ने उसको कहा कि ये है खिचड़ी। तो ये बड़ा खुश हो गया, तो जोर जोर से गाने लगा, खिचड़ी 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 खिचड़ी, और आगे चलने लगा। तो चलते चलते एक खेत पर पहुंचा और कहा इसका नाम याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और फिर और थोड़ा पास पहुंचा और बैठ गया। हरी हरी थी घास। बड़ा खुश हो गया। वहां पर बहुत सारी चिड़िया उड़कर आई, उसको देखकर खूब मुस्कुराई। अब पैन ने भी चिड़िया को देखकर मुस्कुराया। अब तो नाम भूल गया, उसको तो खिचड़ी का नाम ही नहीं याद आया। फिर उसने सोचा चलो मैं बोल के देखता हूं, और उसने कहा खाचिड़ी 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 खाचिड़ी, और चिड़िया सारा खेत चुग गई। अब जो किसान था उसको बहुत गुस्सा आया, उसने वहां से पैन को भगाया। आगे चलता चला गया और उसको उसने क्या देखा, एक शिकारी ने जाल ता फैलाया। बस चिड़िया फंसने वाली थी, पर वहां पर कौन आया? वहां पर पैन आया, और उसको फिर खिचड़ी का नाम ना याद आया। तो उसने कहा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, और सारी चिड़िया उड़ गई। अब जो शिकारी था उसको गुस्सा आया, उसने पैन को भगाया। अब पैन पहुंचा मम्मी के पास। माँ ने कहा पैन तुम थक गए होगे, क्या कुछ खाओगे? कुछ खास बनाया है, चख कर बताओगे? तो थाली में क्या था? थाली में थी खिचड़ी। तो अब पैन को याद आया कि ओहो, इसका नाम था खिचड़ी। तो कई दफा हम शब्द सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। हम तो इस छोटी छोटी चीजों को सिखाने के लिए, बहुत बारीकी से हमें सिखाने के लिए हमारे साथ आज बहुत पास टीचर्स डे के लिए से के मेरे साथ मीनाक्षी मैम है। मीनाक्षी मैम, वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार नमस्कार। तो आज मैम टीचर्स डे के बहुत आसपास मैं सोच रही थी कि मुझे एक ऐसी टीचर मिले जिसको मिलकर शायद मैंने पहली दफा हिंदी का वंडर, एक 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 खूबसूरत वंडर हिंदी का देखा। क्योंकि जब मैं आपको पहली दफा मिली, मैं ऑडियंस को भी बताऊं, जब मैं मैम को पहली दफा मिली तो मैम एक ग्रामर बुक लिख रही थी। तो उन्होंने ग्रामर की किताब की कुछ एक्सरसाइजेस मुझे दिखाई और मुझे कहा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। बहुत अच्छी हिंदी नहीं पढ़ती हूँ मैं, जैसे पैन है, बहुत कभी मात्राओं पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने एक एक उनका वाक्य पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं कुछ तो इसमें सीख रही हूँ। और हर वाक्य में इमेजिन इन अ ग्रामर एक्सरसाइज दे वर लाइफ स्किल्स। सो मीनाक्षी मैम, पहले उससे शुरू करते हैं कि आप जब आप हिंदी सिखाती हैं तो आप लाइफ स्किल्स कितने नेचुरली सिखा देती हैं, कैसे? देखिए, हिंदी एक इतनी प्यारी भाषा है, सरल, सहज और आसानी से सीखने वाली। और इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे हम बोलें कुछ और लिखें कुछ। तो एक तो बात ये रही। सबसे पहले मैं आपको आपकी इस कविता पर जो गीत आपने सुनाया
बहुत ही लय और शुद्ध उच्चारण के साथ। तो इसमें अनेक मात्राएं आपने जो बोली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मात्राओं के सुंदर शब्द थे। तो इस पर हम भी आगे भी चर्चा करेंगे। इस चीज को मैं जरूर लूंगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे शब्द थे जिसमें छोटी और बड़ी समान रूप से आई हैं, खिचड़ी और भी शब्द थे। मैम थोड़ा सा, इफ यू कैन जस्ट स्पीक अप अ लिटिल लाउडर, ओके, थोड़ा सा जोर से। हाँ राइट, ठीक है। अब या आप ठीक है मैम, बिल्कुल। तो आपने पूछा कि जीवन मूल्य और जीवन कौशल कैसे हिंदी में आ जाते हैं और कैसे आ गए एक्सरसाइज में। एक्चुअली हम ध्यान नहीं देते, हमारी भाषा में जितने भी हमारे पाठ हैं, हमारे कोर्स में जितने भी पाठ हैं, वो सब जीवन मूल्यों से भरे हुए हैं। कोई भी ऐसा पाठ नहीं है जिसमें जीवन मूल्य ना हो, जीवन कौशल ना हो। और हैरानी की बात है, देखें एनईपी ने तो अब संवैधानिक मूल्यों की बात की है। हमारे पाठों में तो संवैधानिक मूल्य पहले से ही हैं। क्या है संवैधानिक मूल्य? समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता। तो हम जब एक पक्षी को भी पालते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों पाला इसको, उड़ा दो इसे आसमान में। पक्षी, एक कविता है जिसमें पक्षी कह रहा है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसमें देखिए वो अपने मूल्यों की बात कर रहा है कि मेरे भी कुछ मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं जो ईश्वर ने मुझे दिए हैं, आपने लिख कर नहीं दिए। तो उसमें वो स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें वो निष्पक्षता की बात करता है, उसमें आकुलता है, व्याकुलता है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहा है, कविता में कह रहा है मनुष्य से। दूसरी बात ये है कि कविता व्याकरण की पुस्तक में जो अभ्यास आपने पढ़े थे, आपने उसका जिक्र किया, तो मैं ये मानती हूँ कि किसी भी किताब में, स्पेशली जहाँ पर हम अभ्यास दें बच्चों को, उसमें वाक्य केवल और केवल नैतिक मूल्यों वाले ही होने चाहिए। उसमें हम बच्चे को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी बात सिखाएं कि वो ये कहे कि अच्छा कितना सुंदर वाक्य है। अब जैसे मुहावरे, हम वाक्य बना रहे हैं, मुहावरे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मुहावरों के वाक्य किस प्रकार के होने चाहिए। सरल होने चाहिए, जब से शुरू नहीं होना चाहिए, जब इसने ऐसा किया तो ये हुआ, जब मैं पास हुआ तो माँ ने घी के दिए जलाए, नहीं। सरल वाक्य, नाम ना लेकर आप नैतिक मूल्यों पर बना दीजिए तो वो खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन बात ये भी है कि हम, ऐसी कई किताबें हैं जिनमें इस प्रकार के अभ्यास हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। उसके लिए हमें अवेयर होने की जरूरत है। अवेयरनेस, हाँ जी। इनफैक्ट मैम, आज जब मैं आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप आए, तो मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ या मैं खुद सीखने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी बताती हूँ कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रही थी और उसमें नंबर्स थे हिंदी के, मैं 30 के बियॉन्ड बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि इमेजिन, एक नॉर्मल 1 to 100 की काउंटिंग मैंने कभी सीखी नहीं, तो मैंने बहुत रिसेंटली वो सीखी और मुझे इतना मजा आ रहा है क्योंकि आप अपनी टंग को उस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चों को बचपन से मैं सही तरीके से सिखा सकूं, तो इमेजिन द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जब मैं फोनिक्स लिख रही थी मैम इंग्लिश के लिए, तो हमारी एडिटर ने मुझे कहा इतना खूबसूरत तरीके से कि मैडम आप हिंदी का उपयोग इसमें मत करिएगा, क्योंकि हिंदी एक विशुद्ध ध्वनात्मक भाषा है, प्योर फोनिक लैंग्वेज, जो आप बोल रही हैं कि जो अगर आपने सही बोला तो बच्चा सही सुनेगा और बोलेगा। तो आई वाज आल्सो, मैंने पीछे अपने एक पूरा लॉट लगाया है जिसमें लिखा है सुनो, समझो, बोलो और फिर उसके बाद पढ़ो और फिर लिखो। और बहुत दफा
हम पहले बच्चों को लिखाते हैं मैम और उल्टा शुरू करते हैं। तो जब बच्चे फाउंडेशन पे हो, छोटे हो, तो कितना जरूरी है सही बोलना बच्चों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाषा संस्कार से आती है। बच्चा भाषा, आई जस्ट स्टॉप यू फॉर अ मिनट। आपकी आवाज, आप अगर ईयरफोन्स निकालें तो क्लैरिटी आएगी ज्यादा। आई थिंक, देखो, इफ यू कैन जस्ट अनप्लग द ईयरफोन। इज इट ऑलराइट, a little closer, नहीं तो आप लगा के a little louder मैम, because we really want to listen to आप एक एक वर्ड कैसे बोलती हैं। so ओके, मैं जोर से बोल। little bit too। देखिए, भाषा जो है वो संस्कार से आती है। घर में बच्चा दो कौशल सीखता है, सुनने का और बोलने का। परिवार जैसी भाषा बोलेगा, एक्चुअली भाषा नहीं, हम उसको बोली कहेंगे। हम ये कहते हैं कि बच्चा बोली सीख कर आता है और स्कूल में जाकर, पाठशाला में जाकर वो भाषा सीखता है। तो जो दो घर के कौशल हैं, सुनना और बोलना, मुझे लगता है वहां पर थोड़ी सी कमी रह जाती है। बच्चे को या तो सुना नहीं जाता, उसको बोलने दिया नहीं जाता, उसके उच्चारण को शुद्ध नहीं कराया जाता। तो जब वो पाठशाला आता है, वो ये देखता है कि यहाँ के कौशल दोनों भिन्न हैं। वहां पढ़ना और लिखना, पाठशाला के कौशल दो हैं। तो वो जब आता है पाठशाला, तो वो देखता है, सुनता है, समझता है कि जो भाषा, वो तो भाषा ही कहेगा, जो मैं घर पर बोल रहा था, जो सुन रहा था, वो भाषा मेरी इस पाठशाला की भाषा से बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि एक अध्यापक कितना करेगा। सबसे पहला कर्तव्य माता पिता का है कि वो बच्चे को अपनी मातृभाषा में कुशल करके भेजें पाठशाला। क्योंकि माँ और पिता या पारिवारिक सदस्य जो भाषा बोलेंगे, वो भाषा, वो बोली, उसके शब्द, उसका शब्द भंडार, यानी कि जब वो स्कूल आएगा तो वो बहुत सारे शब्द लेकर आएगा। तो जो सुनने की और बोलने की प्रक्रिया है, वो घर एक पाठशाला है उन दोनों कौशलों के लिए। पाठशाला में बच्चा आता है, हम उसको सारे स्वरों के, व्यंजनों के, सबके बारे में सिखाते हैं, उनकी ध्वनि के बारे में सिखाते हैं, उच्चारण के बारे में सिखाते हैं। बोलता है बच्चा, हमेशा हमारे अध्यापक ध्यान रखें, बोलने से उच्चारण में शुद्धता आती है और लिखने से वर्तनी में आती है। वर्तनी माने लेखन। yes। तो हम जो सुने वो शुद्ध सुने, ये कौन तय करेगा? मेरा एक प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है मैम कि जब हम जैसे एज टीचर्स, अगर हम शुद्ध सुने, या जैसे हम एटलीस्ट कॉन्शियस हो कि क्या हम एक शब्द को सही बोल रहे हैं या नहीं हो, तो पहली चीज है एक अवेयरनेस ऑफ सेल्फ कि हाँ, ये हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैं जब तक नॉर्मल एक दूसरे से बात करती हूँ मैम, तो बहुत ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे मैं बच्चों के पास जाती हूँ, मैं 4-5 दफा चेक करती हूँ कि क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। क्या ये एक और चीज है, हम तुतला के बोलते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चा कभी, जैसे आप कह रहे कौन तय करेगा, आई थिंक एक कॉन्शियसनेस, एक जैसे अगर हम आपको मिलते हैं, आप एक एक शब्द इतना खूबसूरत बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे एक फैसिनेशन हो रही है। जैसे आप उच्चारण नहीं बोलते, आप उच्चारण बोलते हैं, वो न और न में फर्क आ गया।
So I think that is the deciding factor कि एक बात मुझे जो लगती है वो ये है कि हम अध्यापकों को, आपने कहा सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कक्षा में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर करेंगे। तो अध्यापक होने के लिए इन दोनों चीजों की भी बहुत जरूरत है। केवल ये ना हो कि हमें अक्षर ज्ञान आता है, छोटे बच्चे हैं, हम उनको जाकर के पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम है नन्हे बच्चों को पढ़ाना, उनकी जबान को साफ रखना, उनको सिखाना। बड़े बच्चों को तो हर कोई पढ़ा लेगा, मैं आपकी एक्टिविटीज देखती हूँ, मैं खुद फैसिनेट होती हूँ, इतनी खूबसूरती से एक एक मात्रा, एक एक वर्ण किस तरीके से पढ़ाती हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज के थ्रू टीचर्स को सिखाती हैं। तो इतने टीचर्स आपने कवर किए हैं पूरे देश में और बाहर, तो ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए हमारा देश बहुभाषा भाषी देश है और बहुत सी भाषाओं का प्रभाव हिंदी पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हिंदी बोलता है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हिंदी बोलता है, लेकिन कहीं दूर उड़ीसा में रहने वाला भी हिंदी बोलता है, उसकी मातृभाषा उड़िया है। अब उड़िया का प्रभाव उसकी जबान पर है, वो जब हिंदी बोलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभाव झलकेगा। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कर सकता है वो अध्यापक, वो ये सोचे अगर मैं भाषा का शिक्षक हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि उड़िया भाषा या बंगाली भाषा या मराठी भाषा, उसका डायलेक्ट, उसका बोलने का तरीका, उसका उतार चढ़ाव, उसका बलाघात वो अलग है। और जब मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी हिंदी है। बस बिल्कुल। अब स और श में भेद नहीं है, बहुत से लोगों को ढ और ढ में भेद नहीं पता, ड़ और ड में भेद नहीं पता। तो ये बहुत सारी चीजें, और मैं बताऊं इसके नियम हैं और बहुत सरल नियम हैं। और इसके साथ में आपको अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि हमारी वर्णमाला में नीचे लिखा जाता है य र ल व श श स ह। अब अगर आप ध्यान से देखेंगी तो वर्णमाला में जो अंतिम पंक्ति है, 4 अक्षर 4 वर्ण जहां लिखे हैं, उसमें पहले शरीफे वाला श आता है और उसके बाद मूर्धन्य श आता है। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये जो उसका प्लेसमेंट है, जो उसका क्रम है। हर शब्द में जहां पर श और श होगा, तो जैसे वर्णमाला में क्रम से लिखा गया है, श हमेशा पहले आएगा, शरीफा पहले आएगा और षटकोण बाद में आएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछने वाली हूँ मैम। हम लोगों ने हम बहुत देखते हैं आजकल स्कूल्स में कि फॉर्मेशन के हिसाब से हम बच्चों को अक्षर कैसे भी ऑर्डर में सिखा रहे हैं कि मतलब आसान होगा, ब सिखाएंगे तो साथ में व सिखा देंगे, भ सिखाएंगे तो साथ में म सिखा देंगे। तो मेरा ऐसा जब मुझे मैं जब अपने बच्चों के लिए किताबें लिखनी शुरू करी थी तो किसी ने मुझे, मैं बहुत रिसर्च करती थी, सबसे पूछती थी, आपसे भी आई थिंक बैठ के पूछा था मैंने, तो किसी ने मुझे कहा था कि कभी भी हिंदी के वर्णमाला का ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड टॉक अबाउट नाउ। बिल्कुल ठीक बात है कि हम क्यों ऑर्डर नहीं बदले। तो आई थिंक जी जी। तो द क्वेश्चन वाज कि हिंदी वर्णमाला में जैसे इंग्लिश में आप पहले LTI सिखा देते हैं, हम मैथ्स में कभी उसको एनकरेज नहीं करते कि 1 सिखाइए, फिर 4 सिखाइए, फिर 7 सिखाइए। तो हिंदी में ये जब हम एक जैसे फॉर्मेशंस को सिखाते हैं, आकार को सिखाते हैं, वो एक पूरी वर्णमाला को संभव जो उसका एक निचोड़ है वही उस चीज को खराब कर देता है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आप इस बारे में जरूर हमें थोड़ा सा बताएं।
देखिए, वर्णमाला वर्णों के लिखने का एक निश्चित क्रम कहलाता है। हम कहीं पर भी हम पहले च छ ज झ य लिख दें, उसके बाद क ख ग घ ङ लिख दें, उसके बाद हम स्वर लिख दें, ये तो वर्णमाला नहीं हुई। वर्णमाला वर्णों की माला, निश्चित स्थान पर रखे गए वर्ण, उनकी माला ही वर्णमाला है। तो यूं थोड़ा सा इनोवेशन के लिए, थोड़ा सा स्टाइल के लिए हम ये कह दें कि र सिखा रहे हैं तो चलिए लगे हाथों श भी सिखा दो, या प सिखा रहे हैं तो लगे हाथों फ भी सिखा दो, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि बच्चे के लिखने का जो हाथ का जो मूवमेंट है, उसके जैसी हमारी वर्णमाला है आप उस तरीके से सिखाइए। और मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि हम वर्णों को तोड़ तोड़ कर सिखाएं। उसका नतीजा क्या होता है, देखिए, बच्चा कभी भी वर्णमाला याद नहीं कर पाता। और आज आप अगर देखें कि 10th तक बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, 8th तक तो सभी पढ़ते हैं हिंदी बेल्ट में, सब हिंदी पढ़ते हैं। 9th 10th में जाते ही अगर उनसे कहिए वर्णमाला सुनाइए तो उनको वर्णमाला याद नहीं होगी। अगर हम प्रत्येक वर्ण को लिखकर उनको किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मेशन क्या है, ये क्यों यहाँ पर आया, हमारे मुख के अवयवों के आधार पर हमारी पूरी वर्णमाला है। हम ये तो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप है हमें पूरी वर्णमाला जरूर जरूर बोल के सुनाओ। जी ठीक जी है, तो थोड़ी सी पहले मैं जानकारी दे दूं आपको। जी मैम जी। हमारी वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, और फिर कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार को हम चिन्ह कह देते हैं पर वो व्यंजन का ही एक रूप है। अनुनासिक होता है, अनुनासिक का अर्थ है नासिक के ध्वनि, चंद्रबिंदी जिसको कहते हैं। फिर हम विसर्ग पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे संस्कृत के भी शब्द हैं, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कम से कम 10-12 शब्द ऐसे हैं जिनको हम संस्कृत से एज इट इज हमने ले लिया है और हम उनका प्रयोग करते हैं लेखन में। उस पर मैं बात करूंगी जब मैं विसर्ग पर आऊंगी। उसके बाद हमने नुक्ता लिया, ज और फ को हम शुद्ध बोलने के लिए हमने ज और फ बनाया, तो उसके नीचे जो एक छोटी सी बिंदी लगती है वो नुक्ता आता है वर्णमाला में, और अंत में हम औ की ध्वनि लेते हैं अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए। तो अगर एक आप वर्णमाला का रूप देखें तो उसमें पहले स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, उसके बाद नुक्ता और औ का ध्वनि चिन्ह, ये हमारी पूरी वर्णमाला है। अब मैं स्वर बोलकर आपको सुना रही हूं। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ए ओ औ। 11 स्वर हैं। बहुत से लोग इसमें अंग अह नहीं आता। अंग अनुस्वार में चला गया और अह विसर्ग में चला गया। अब देखिए, भाषा में बहुत से सुधार होते रहते हैं, और हिंदी भाषा की खूबसूरती भी यही है कि जो जैसा जैसा पाते जाते हैं वैसा वैसा उसमें सुधार करते जाते हैं। अगर कोई भी चीज आप देखें जीवन में स्टैग्नेट हो जाती है, नदी बहना रोक दे तो पानी सड़ जाएगा। भाषा अगर अपने उसी क्लिष्ट रूप में रहे तो कोई नहीं बोलेगा। तो भाषा की का सौंदर्य इसमें है कि वो सतत चलती रहे। और हिंदी भाषा की मैं बार बार अपने इस प्रोग्राम में बार बार कहूंगी, हिंदी भाषा की खूबसूरती क्या है। खूबसूरती ये है कि इसने सारे ही भाषाओं के शब्दों को अपने में समेट लिया है। चाकू हो, कैंची हो, अखबार हो,
बस हो, साइकिल हो, हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। और भाषा की खूबसूरती भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट बहुत दफा हम लोग हिंदी, जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड्स बोलते हैं तो वो हिंदी में इतने आराम से ढल जाते हैं। मैम मैं आजकल मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ जो इंग्लिश नहीं बोलते बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप उनके साथ भी कुछ ऐसे शब्द बोले जो कॉमन हो, जैसे बच्चे बॉल लेकर आ जाए, साइकिल ले आइए, या तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम नेचुरली उसको एब्जॉर्ब करते हुए जाते हैं और वो बहुत अलग नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता है कि आप भाषा को शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। तो आई थिंक इसमें मैं तो इस पक्ष में रहती हूँ हमेशा कि हम कहीं पर अटक ना जाएं, हम चलते रहें। अगर हिंदी भाषा के किन्हीं शब्दों का उच्चारण बच्चा नहीं कर पा रहा तो हम बताएंगे ना, उसको चित्र दिखाएंगे, हम तरह तरह से उसको बताएंगे। हमारा मकसद है कि बच्चा उस बात को समझे, भाषा को समझे। तो मैंने स्वर के बारे में आपको बताया। अब मैं व्यंजनों का उच्चारण, जिसमें कि जो पंचम अक्षर है, पंचम वर्ण है, उसका उच्चारण कई बार हम लोगों से छूट जाता है। तो सबसे पहले क वर्ग आता है, जिसको हम जिसका उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, और पंचम वर्ण है ङ। ङ। अब ये ङ कैसे बोला जाएगा? गंगा बोलिए सोनिया जी आप। गंगा। कंगा। गंगा। कंगा। कंगा। गंगा रिवर। रिवर अच्छा, गंगा। 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 हाथ रखिए यहाँ पर। आप बोलिए गंगा। जब आप बोलेंगी तो ग और गा के बीच की ध्वनि पहचानिए। गंगा। 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 तो ये जो वोकल कॉर्ड यहाँ पर जो कंपन हुआ, आप देखिए गंगा, ग और गा के बीच में जो ध्वनि है ये पंचम वर्ण की ध्वनि है। गंगा। वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आएगी आवाज। हाँ, मैं बहुत सालों से क ख ग घ बड़े अच्छे से बोल लेती हूँ, लेकिन जब पांचवे पे आती हूँ ना तो मैं फॉल्टर करती हूँ, मुझे सोचती हूँ कि क्या। तो अब मैं अगर करना है तो मैं गंगा बोलूंगी और करूंगी। ऐसे ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम कहें क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ध्यान दीजिए, जो टवर्ग है, आप देखेंगे वर्णमाला जहां लिखी जाती है टवर्ग में ट ठ ड ढ ण के बाद ड़ और ढ लिखा जाता है। हम वर्णमाला पढ़ते समय, लिखते समय इन दोनों वर्णों को भूल जाते हैं और हम उनका उच्चारण नहीं करते, तो बच्चों को वो उच्चारण नहीं आता। उसके बाद हमारे संयुक्ताक्षर आते हैं क्ष, त्र, ज्य, श्र। उसके बाद मैंने बताया जैसे अनुस्वार आता है। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है कि अनुस्वार को हम कह देते हैं बिंदी। बिंदी, यस बिल्कुल। पर वो बिंदी नहीं है, वो स्वर रहित पंचम व्यंजन वर्ण है। वो स्वर रहित है। क ख ग घ ङ वाला जो ङ है वो अनुस्वार बन जाता है। च छ ज झ य जो पांचवा वर्ण है वो नियम के अनुसार वो अनुस्वार बनता है स्वर रहित होकर। ट ठ ड ढ ण स्वर रहित रूप में आकर अनुस्वार बन जाता है। एंड इमेजिन हम ये सब नहीं जानते मैम। मैं आप मतलब एज ए टीचर भी मैं नहीं जानती, कि मैं जैसे ज के नीचे बिंदी, यू बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने एक दफा वर्णमाला में से
वो अक्षर निकाल दिए थे, बिकॉज आई सेड ये मुझे, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक देम। तो इमेजिन कितना जरूरी है ये हमें जानना कि किसी। जानना, जी जी, बहुत जरूरी है। उसके बाद अनुनासिक आता है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि मात्राओं के साथ जो बिंदी लगती है, जैसे हमने कहा दोनों, नो के ऊपर बिंदी लगती है, वो बिंदी नहीं है, वो अनुनासिक है, वो चंद्र बिंदी है। मात्राओं के साथ हमेशा चंद्र बिंदी लगती है। अब हमें यही नहीं पता कि वो अनुस्वार है कि बिंदी है कि अनुनासिक है कि गलती से लगा दी है, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं मालूम। तो हर स्वर अनुनासिक होता है। तो ये एक, मैं कहना ये चाहती हूँ कि वर्णमाला नियमों का भंडार है। अगर हम अध्यापक उस नन्ही सी छोटी सी कक्षा में नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के पास जाए हिंदी पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वर्णमाला के एक एक वर्ण को वो समझे और वो जाने। नुक्ता केवल ज और फ के नीचे लगाया जाता है, वो भी इसलिए लगाया जाता है कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण सही बोलें। ज और फ। अब नन्हे बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज हम अक्सर किताबों में देते हैं। जैसे हमने लिखा जमीन और एक छोटा सा स्क्वायर बनाया और लिखा जमीन, तो बोलकर देखिए आप इन दोनों उच्चारण में से कौन सा उच्चारण करते हैं, और जो आप उच्चारण करते हैं तो उस पर टिक लगाइए। बच्चे ने एक्सरसाइज कर दी। हम अध्यापकों ने जो गलत हुआ उसको गलत कर दिया, जो सही है उसको सही कर दिया, हमारा काम समाप्त हो गया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं की कि बेटा आपने जमीन को टिक किया है तो जमीन नहीं होता, ये जमीन, उसको हम बोल कर दिखाएं। तो सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि माफी चाहती हूँ ये कहने के लिए, लेकिन बच्चों को भाषा सिखाने में कहीं ना कहीं माता पिता की और फिर हमारी कमी है। बच्चा एक कोरी स्लेट के समान है, हम जैसा उस पर लिख देंगे वो वैसा ही सीख लेगा। मैम जब मैंने आज 2-3 दिन पहले जब आपको मैंने फोन किया था, तो मैं हिंदी के साथ आई वाज सिटिंग डाउन एंड मैं कुछ शब्द पढ़ रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों में मुझे ये कभी किसी ने सिखाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली उलझन, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि इस शब्द को मैं कैसे बोलूं, इसका उच्चारण क्या है, अब किसको पूछूं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अगर कुछ करना है तो मैं, और मुझे सबसे बड़ा डर था कि ये बच्चे सुनने वाले हैं, बड़े सुनते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे सुनने वाले हैं, और मैं एक ये शब्द 4 दफा दोहरा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलत कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो अब जब आप कह रही हैं कि मैंने कभी नियम, जैसे कहते हैं वर्णमाला का जो अलग हिस्से होते हैं, नियम होते हैं, मैंने कभी पढ़े ही नहीं है या कॉन्शियसली नहीं पढ़े, तो अब आई थिंक इट्स अ बिग मैसेज। मैं पर्सनली एक बहुत क्लियर मैसेज ये लेकर जाऊंगी कि मुझे अब बैठ के जो आपने इसके अलग अलग भागों के नाम बोले हैं, उनके कनेक्शंस बोले हैं, तो मैं जरूर उनको गौर से पढूं, और अगर मुझे ना समझ आए तो मैं किसी को पकड़ के पूछूं कि प्लीज मुझे आप ये समझाएं। आप देखिए, हमें भी ये किसी ने नहीं सिखाया, सॉरी टू से, हमें भी किसी ने नियम नहीं पढ़ाए, और हम भी उस स्थिति में थे जिसमें आज बच्चे हैं कि नियम कोई पढ़ाएगा तो बच्चे भाग जाएंगे। और हम कहते भी हैं कि नियम ना पढ़ाओ भाषा का, भाषा को ऐसे पढ़ाओ कि बच्चा उसमें बहता जाए और उसके दूसरी चीजें बताओ, सौंदर्य बताओ। लेकिन देखिए नियम कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा, मुझे लगता है यहाँ स्वाध्याय की जरूरत है। हम सभी को, हम सभी पढ़ें, खुद पढ़ें, सोचें, एनालिटिकल स्किल अपनी यूज करें कि ऐसा है तो ये क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूछने में अपनी तौहीन समझते हैं।
हाँ जैसे ऐसे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि है ना? हमें लगता है तो कि हाँ, कोई हमें छोटा मानेगा, कहेगा अरे इतना पढ़ते हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो जहां भी मैं अटकती हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल बिना किसी हिचक के मैं तुरंत फोन करती हूँ और मैं पूछती हूँ। दूसरी बात ये है कि हम डिक्शनरी नहीं देखते, हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो हमें डिक्शनरी जरूर देखनी चाहिए, हमें दूसरों से इम्पोर्टेंट पूछना है। चाहिए। हम जो जिन्हें हम समझते हैं कि हाँ इनको थोड़ा सा हमसे ज्यादा कुछ आता है, तो उसको अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं, उससे सीखें। हमारा मकसद है सीखना। अच्छा चलिए, मैं इसको भी छोड़ देती हूँ कि हम सीखें। हमारे सामने ये जो कोरी स्लेट बैठी हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं, जो आगे जाकर हमारा स्थान लेंगे, उनको हम ऐसे पढ़ाएं कि वो रुचि लेना शुरू करें, उनको छोटी छोटी सी बातें बताएं। एंड इंटरेस्टिंग एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैम, जब मैं जब भी कुछ नया लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको इतना समझ लूं कि मैं उसको सरल बना पाऊं। क्योंकि अगर मैं उसको खाती पीती उठती एब्जॉर्ब करती, मतलब वो सब मेरे अंदर में नहीं ढलता, तो मैं उसको सादगी से नहीं समझा सकती। नहीं, बिल्कुल तो ठीक बात है। मुझे उस लेवल। और एक एक और क्वेश्चन था मैम, अभी जब हम बाइलिंगुअल क्लासरूम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज, तो बहुत दफा लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमने बच्चों को एक कहानी सुनानी है जी, तो बच्चों को इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत और हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है सोचिए, या कुछ भी मराठी बांग्ला एनी एनी जो लोकल लैंग्वेज है, तो मुझे पता नहीं कि मैं सही उनको कहती हूँ कि नहीं, बट मैं हर वक्त कहती हूँ कि जो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है, जो वहां की लोकल लैंग्वेज है, आप उस शुद्ध भाषा में बच्चे को कहानी सुनाइए और उसको उसको उसका आनंद लेने दीजिए। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको सुना लेते हैं, फिर जो आपने दूसरी भाषा सिखानी है उसमें आप सुना लीजिए। फिर आप एक एक सेंटेंस बोलिए, एक उसका, तो फिर भी कुछ लॉजिक समझ में आता है। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं नहीं, पहले एक सेंटेंस इसका, एक सेंटेंस इसका। आपका क्या ओपिनियन है मैम कि हमें मैं कैसे आपके साथ जाऊंगी। जो विधि आपने बताई है उस विधि के अनुसार जाऊंगी। देखिए, कहानी एक ऐसी विधा है, आप बच्चे को तोड़ नहीं सकते, उसका ध्यान नहीं तोड़ सकते। कहानी और कविता में भेद है। हम कहानी पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। जब हम कहानी सुनाते हैं तो आप देखिए हर बच्चे की आंखों में उत्सुकता का भाव होगा। अच्छी कहानी वही है, जज कर सकता है टीचर उसी समय। बच्चा कहेगा अच्छा फिर, अच्छा उसके बाद, ओहो ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चा कभी ये नहीं कहेगा कि आप उसको दोबारा सुनाओ। जबकि कविता सुनाने की तरीका, विधि बिल्कुल अलग है। कविता सुनकर हम कहते हैं वाह क्या बात है, एक बार फिर से सुनाइए। कहानी सुनकर हम नहीं कहते कि एक बार फिर से सुनाइए। कहानी सुनने के बाद बच्चा अपने विचारों में खो जाता है, चिंतन में डूब जाता है। वो अपने सामान्य जीवन से उसकी तुलना करता है, कल्पना करता है कि अगर कौवा उड़ रहा था, उसको प्यास लगी थी, तो उसने कंकड़ उठाकर डाला, उसने क्यों नहीं एक स्ट्रॉ कहीं से ले आता। बच्चे फेंक देते हैं, वो तोड़ के स्ट्रॉ डालकर पी लेता। या उसने स्ट्रॉ डाली, ऐसा क्यों किया, वो चोंच से घड़े को लुढ़का देता और फिर पानी पी लेता। तो बच्चा वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में लगा होता है, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते कहानी को बीच में। ये बहुत रिसेंटली हुआ है मैम, एक हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और बड़ा बड़ा सीरियस डिसीजन था ये, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बच्चों के पास जाना है। तो हम एंड फाइनली द डिसीजन केम टू मी कि आप इसको डिसाइड करिए। एंड आई रिमेम्बर यू नो, एक अभी हमारे पास एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट नेहा जी आई थी, तो उनसे भी मैंने फोन करके पूछा कि आप क्या सोचती हैं, और मैंने मतलब हर जगह फोन किया। फाइनली मैं बैठी और मैंने सोचा कि मैं कहानी कैसे सुनना चाहूंगी। क्या मैं ट्रांसलेशंस के साथ सुनना चाहूंगी या उस कहानी को मैं उस वक्त एंजॉय करना चाहूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शुद्ध भाषा में बोलूंगी, हर शब्द शुद्ध होगा, मेरा जो बोलने का तरीका होगा
उसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना करके बच्चे को अपने लिप मूवमेंट्स पे, आईज पे कंसंट्रेट कराऊंगी, और फिर मैं जो भी भाषा है उसके बाद मैं टूल्स लेकर आऊंगी। तो आई थॉट आई मस्ट जस्ट आस्क यू दिस कि क्या मैंने उस टाइम सही डिसीजन लिया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन था। और दूसरी बात ये भी है कि हम कुछ भी सुनाएं, पढ़ाएं, बोलें, हम सामने बैठे हुए बच्चे को भी ध्यान में रखें। वो क्या सुनना चाहता है, वो कैसे सुनना चाहता है, वो कब तक सुनना चाहता है। तो ये टू वे प्रोसेस है। एक वाचक है, एक श्रोता है। तो सारा दारोमदार दोनों के संबंधों पर टिकता है। सो लैंग्वेज एज एन इमोशनल कनेक्ट, आप ये भी कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट है। बिना इस कनेक्शन के पाठ नहीं हो सकता। अभी मैं कुछ बच्चों को गिनती नहीं, उपसर्ग, प्रीफिक्स पढ़ा रही थी। तो हिंदी में प्रीफिक्स आता है, एक उपसर्ग आता है उन माने एक कम। ठीक है, जो आपने गिनती की बात की थी। अब मैंने वहां पर गिनतियां पढ़ाई बच्चों को। कैसे? 9 और 19 तो सब जानते हैं, 29 नहीं जानते। उन माने एक कम, 30 में एक कम 29। मैंने कहा लिखिए वहां पर 29। अब क्योंकि ये 2 और 9 अंग्रेजी वाला मानक हो गया है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। 29 29। अब आता है 30 के बाद 40, 39। 39 को मैंने कहा 39। अब 40 दिखाई दिया, बच्चों ने कहा हाँ मैम, यस मैम। उन एक कम 39, 39। लिखिए 39। और आप यकीन मानेंगी 33 बच्चे थे क्लास में। 29, 39 और इस तरीके से 49, 50, 50। उस तरीके से मैंने खोल के और बच्चों ने याद कर ली। Oh, now I'm going to learn it like this. अब तो मैं ऐसे सीखूंगी। तो 60, 59, 59, 50 और 9, 59, 60। फिर बच्चों ने कहा कि मैम 59, 69, 69 कैसे? 70, 70। अब देखिए सिखाने में अगर मानक भाषा जरा इधर उधर हो जाए तो क्या है, हमें तो सिखाना है, सीखना है। 69, 70 में एक एक कम 69, 79, 80 में एक कम। मुझे अब भी समझ में आया 79। चलिए थोड़ा सा ये सफल हुआ प्रोग्राम। अभी हाथ की हाथ निर्णय हो गया। तो 89, 80 में 90 में एक कम, 89, 90। समझ रहे हैं? तो 5 मिनट भी नहीं लगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर अध्यापक इस तरीके के प्रयोग करे, सोचे, समझे, चिंतन करे, लेकर बैठे, लेकिन समय कहाँ है? समय तो निकालना पड़ेगा। हमें भी किसी ने ये नियम नहीं पढ़ाए। हमने पढ़े और हाँ सीखे बाद में, अपने को राइटर्स से, अपने साहित्यिक मित्रों से, जिनके साथ हम रहते हैं, बैठते हैं। वो कोई बात बोली, एकदम खट से कानों में गया, अच्छा ये कुछ नया है, इसको लिखो जाकर के और इसके बारे में रिसर्च करो। तो देखिए भाषा सरल है, सहज है, मीठी है, सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन उसको इसी रूप में रहने देने के लिए एक अध्यापक को, एक माता पिता को, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि नियमों को आप सीखें, शुद्ध उच्चारण सीखें और उतनी ही लगन से बच्चों को पढ़ाएं। That's beautiful. एक छोटा सा प्रश्न जाने से पहले मैम, मात्राओं पे है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम सिर्फ उनको बिना मात्रा वाले शब्द कमल, कटहल सिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर बर्ड्स भी दिखा रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैना,
कबूतर। तो अगर मैंने लिखना नहीं सिखाया लेकिन सिर्फ ऐसे शब्द भी मैं बच्चों को करा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मात्रा करनी जरूरी है कि नहीं, बहुत छोटे बिल्कुल बच्चों के जरूरी लिए। है। देखिए बहुत, मैं इसको ग्राउंड लेवल पे आपको बताऊंगी। माँ बच्चे को नहला रही है और बच्चे को कहे साबुन उठाओ, साबुन या साबुन, बच्चा कहेगा साबुन, क्योंकि वही वो सीख रहा है। तो मैंने बहुत सी मदर्स को देखा है ऐसा करते हुए। वो हर एक, जब बच्चा छोटा होता है उसके पास वोकेबलरी नहीं होती, तो हम कहते हैं पाउडर, है ना, छोटी छोटी शर्ट हम उनको सिखाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मात्राओं का भी ध्यान रखा जाए और कक्षा में अध्यापक भी इसी प्रकार से बात करे, तो ये ऊ है या ऊ है। देखिए सबसे एक जैसा हमारी बात हो रही थी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, हालांकि ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए। तो बच्चा कैसे सीखे, उसको हम बताएं ये जो उल्टा हाथ है, छोटी की मात्रा ये आएगी यहाँ और बड़ी ई उसको उठाकर ले जाएगी। छोटी ई ऐसे लगेगी और बड़ी ई यहां से ले जाएगी। छोटा जितनी भी मात्राएं हैं, चाहे वो ई की है या ऊ की है, वो उल्टा हाथ। और बड़े बड़े ऊ की मात्रा जिसको हम दीर्घ कहते हैं, बड़ा ऊ, बड़ी ई, और बड़ा ऊ उस साइड सीधा हाथ ले जाएगा नीचे की ओर। तो आई थिंक जब हम सीधे हाथ से लिखते हैं ऊ और इधर से लिखेंगे ऊ, और ये सारा खेल उच्चारण पर बैठा हुआ है। एक और छोटी सी बात है, जैसे हम कहते हैं शब्द सूरज को कहते हैं रवि, वो रवि नहीं है, वो है रवि। अब रवि या कवि कैसे बोला जाए, या तो हम बोलेंगे कवि, तो वो झटके से भी नहीं बोलना। तो बोलने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप छोटी की मात्रा बोलते हैं तो उससे पहले वाले वर्ण को जरा सा लंबा कर दीजिए, रवि, कावि। तो वो स्वर में झटका भी नहीं देना पड़ेगा और उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा। बहुत अभी ना मैं बहुत केयरफुली एक शीशा रख के प्रैक्टिस करने वाली हूँ। जरूर जरूर। और आपने जो खिचड़ी शब्द यूज किया, देखिए हम सामान्य भाषा में कहते खिचड़ी, खिचड़ी, तो वो च कहीं ना कहीं आधा हो जाता है। या विनती, विनती कर लो, विनती करते हे भगवान, तो उसको अध्यापक या हम ऐसा ना कहें विनती, हम कहें विनती, विनती। जो न है उसका उच्चारण साफ आना चाहिए। तो उच्चारण का खेल है सारा, जैसा कि हमने अपनी ये बातचीत उच्चारण से शुरू की थी। तो हर वर्ण का उच्चारण है उससे, हम कहते हैं उससे। अब शुद्ध, हमने शुद्ध लेख बच्चा लिख रहा है, हमने डिक्टेशन दिया, हमने कहा लिखो उससे, बच्चे ने उ स्वर रहित स और से लिख दिया, जबकि उसका उच्चारण क्या है, उससे। तो हर इनफैक्ट अभी तो जैसे ये खत्म होगा ना, मैं वो कहानी दोबारा शूट करके डालने वाली। जरूर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि उसमें कितनी गलतियां करी होगी मैंने। नहीं, आपने शायद सही भी बोला होगा, लेकिन क्या है जब हम कोई चीज इस प्रकार की सुनते हैं अच्छा उच्चारण में, तो हमें अपना ही काम देखने की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा गुण है, अपने ही काम को आप बार बार पलट कर देखें। इसी तरीके से अध्यापक कक्षा में जाए, वो बार बार अपने अपने अध्यापन को बार बार पलट के देखे, मैंने कितना क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो क्लासेस बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। बट इट्स बीन अ ब्यूटीफुल इवनिंग मैम हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब एक एक शब्द को पिरोना है जी। मुझे कोई भी शब्द में से कोई भी हिस्सा मेरे उच्चारण में छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं। तो मैं बहुत ध्यान से और बहुत कॉन्शियसली इन शब्दों को बोलूं जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जब मेरे पास आसपास बच्चे हों जो मेरी भाषा सुन रहे हों। तो शायद मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सीख है जो मैं आज
आपसे लेकर जा रही हूँ कि अब मैं बहुत बहुत ध्यान से हर शब्द को सुनूंगी और बोलने की कोशिश करूंगी। आई जरूर, मैंने भी थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सो यू नो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी जर्नी रही है हमारी कुछ हफ्तों की, यू नो ऑलमोस्ट 70+ वीक्स की जर्नी रही है, आई थिंक इससे बेटर वक्त नहीं है जस्ट टू यू नो थैंक एवरीबडी हु टॉट अस, यू नो हर वो जो आके इस प्लेटफॉर्म पे हमें सिखा के गए हैं। आई थिंक वी कैन जस्ट do naman and say thank you. Thank you so much. Right. Square, square, panda.